students, today we start a story, next story, Paramatma Kutta. It has written by Mohan Rakesh and it's a critic story about our government structures, their official structures, their working style, and how they harass people or public. The story says about those all incidences along with evidences. So let us start the story. जैसा आप लोगों को पता होगा, सरकारी कामकाज बहुत धीरे धीरे होते हैं, इतने धीरे होते हैं कि उनके काम होने से पहले ही अर्जी करने वाला ही दुनिया से निकल जाता है और कुछ लोग इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका काम बनता नहीं। तो शुरू करते हैं परमात्मा का कुत्ता। बहुत से लोग यहां वहां सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हैं। सरकारी दफ्तर है, बहुत सारे लोग यहां वहां बिखरे हुए सिर लटकाए हुए बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए जैसे कि किसी का मातम मनाने के लिए यहां पे आए हों, जैसे कोई मर गया हो। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। सरकारी दफ्तर है, सुबह आएंगे तो शाम तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग पोटली निकालकर खाना खा रहे हैं और कुछ लोग अपनी पगड़ी निकालकर सड़क के किनारे कंपाउंड के बाहर लेट गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। जो लोग घर से खाना लेकर नहीं आए थे वो छोले कुलचे वाले से खाना खा रहे थे और कमेटी के नल के पास, मतलब पाइप के पास अर्जी देने के लिए एक छोटा मोटा क्यू लगा था, अर्जियां टाइप करने के लिए। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अजनबीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था और जो अजनबीस था वो लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा है। माँ का नाम, बाप का नाम, गांव का नाम, तुम्हारा नाम, केस क्या है, ये वो पूछ पूछ के वो टाइप करते जा रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। वो अजनबीस गर्मी में टाइप कर रहा है और पसीना माथे से बहकर होंठों पर आ रहा था, लेकिन उसके बाद इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो पसीना पोंछ सके। सफेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। जो कुछ जट पंजाबी थे पुलिस वाले, वो लाठी पर झुके हुए उस लाइन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं बैठ के। धूप से बचने के लिए अजनबीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वो हवा से उड़ा जा रहा था। दोनों तरफ दो लकड़ी लगाकर अजनबी धूप से बचने के लिए टाट का पर्दा लगाया है और हवा से वो पर्दा उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। अजनबी का जो बच्चा है थोड़ी दूर एक मोड़े पर बैठकर अंग्रेजी कविता जो है और पद जो है उसका रट्टा मार रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। अब कमीजों के आधे बटन सरकारी दफ्तर के बाबू लोग हैं, अब उनको क्या लगेगा, लोग इंतजार कर रहे तो करने दो। ये जनाब ऊपर के दो बटन खोलकर कमीज का बगल में फाइलें दबाकर हंसी खुशी मजाक करते एक दूसरे के साथ रजिस्ट्रेशन ब्रांच से फाइल लाने के लिए ये लोग रिकॉर्ड ब्रांच की ओर जा रहे हैं कि वहां से फाइल लेकर आएंगे और काम आगे बढ़ेगा।
इनको इस बात का फिक्र नहीं कि लोग इंतजार कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की ओर जा रहे हैं, फाइल लेकर आएंगे और काम आगे बढ़ाएंगे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मनी मन कुछ हिसाब लगा रहा था। लाल बेल्ट पहनने वाला चपरासी यानी कि प्यून उदास होकर, इस भीड़ से उदास होकर अपने स्टूल पर बैठा हुआ है। मनी मन कुछ हिसाब किताब कर रहा है, तो कभी उसके होठ हिल जाते थे तो कभी उसका सर, और वो उदास होकर अपने हिसाब किताब में मग्न था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। सितंबर की धूप पूरे कंपाउंड में फैली हुई थी। छोटी छोटी चिड़ियां जो है डाल के ऊपर नीचे कूदने और फिर ऊपर उड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े कौवे हैं वो पोर्चे के एक सिरे से, डाली के एक सिरे से, एक एंड से दूसरे एंड तक उछल कूद करते हुए जा रहे हैं। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के झुंडले के सिवा कुछ नहीं था। 70-75 साल उम्र की एक बुढ़िया, चेहरा कांप रहा है, सिर कांप रहा है और चेहरे पर झुंडल के रिंकल्स, लाइन्स आ गए हैं। वो उस दफ्तर में खड़ी है और उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा है। लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। बेचारे बूढ़े का लड़का जो है बेटा, वो मर चुका था, उसके नाम एक जमीन अलॉट हुई थी। आज तक वो बुढ़िया के नाम पे नहीं हुआ। अर्जी दे रखी थी बुढ़िया, और बुढ़िया सभी लोगों से पूछ रही थी कि आज उसके बेटे के नाम पर जो जमीन थी, वो जमीन मेरे नाम अलर्ट होगी या नहीं होगी। ये मोटा मोटी उस ऑफिस दफ्तर के बाहर का दृश्य था। लोग लाइन में खड़े हैं, पुलिस बाजू में खड़े हैं, प्यून उदास है। बुढ़िया सबको पूछ रही कि उसकी अर्जी आज मंजूर होगी या नहीं होगी। अब जरा चलते हैं दफ्तर के अंदर, वहां क्या चल रहा है। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। अब अंदर का दृश्य, सरकारी फाइलें बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे, सालों लग जाते हैं एक टेबल से और एक टेबल तक जाने के लिए। और बाबू लोग सेंटर में पड़े टेबल के पास खड़े होकर एक दूसरे का छेड़खानी करते हुए, मस्ती करते हुए जनाब चाय पी रहे हैं। आखिर सरकारी काम जो है, उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखा अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था, और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह जरूर उसने श्यामा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। एक दफ्तरी अपने कागज में लिखा हुआ गजल सुना रहा था, एक शायर की तरह, और बेचारे दोस्त लोग भी इसी विश्वास के साथ सुन रहे थे कि ये जनाब वो जो गजल है, वो शेरो शायरी किसी श्यामा या किसी 20वीं सदी के किसी पुराने मैगजीन से उड़ा कर लेकर आया है। अगर खुद लिख सकता है तो कागज देखकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने सही कहा है, किसी ने बहुत सही कहा है। जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइए, मुझे शेरो शायरी नहीं आती, जाकर किसी और को फरमाइए। ये जो लोग होते हैं, ये किसी मैगजीन से उठा कर लाकर गजल पढ़ लेते हैं, और दोस्त भी यार चलो सुनते हैं, सुना तो रहा है बंदा, अब सुनते रहो। और ये लोग इसी विश्वास पर सुन रहे थे कि इस पुराने मैगजीन से उठा कर लेकर आया है जहां। अजीज साहब, ये शेर आज ही कहे हैं या
पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं। एक मोटे मूछ वाले एक दफ्तरी मुस्कुराते पूछ लिया कि जनाब, ये जो शेर आपने सुनाया, ये शेर आज ही सुना रहे हैं या कोई पुराना ताजा शेर फिर से याद आ गया आपको? अब सारे दोस्त हंस दिए। अजीत साहब का इंसल्टिंग हो गया। अजीत साहब अदालत ने हल्फियां देने के लहजे में, बयान देने के लहजे में बोले, नहीं नहीं, ये एकदम ताजा गजल है। हाँ, अगर इससे पहले इसी वजन का कोई गजल अगर मैंने कहा हो तो मुझे याद नहीं है। कहते हुए धीरे से सबके चेहरे को टटोलने लगे। ये बिल्कुल ताजा गजल है। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई रिश्तेदारी मुर्तब करेगा। धीरे सबके चेहरे को टटोले कि जनाब ये लोग यकीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेरी बात पर। फिर बोले, यार हमारा गजल जो है मुर्तब वही करेगा, फिदा वही होगा जो गजल का शौकीन हो या जिसको गजल के महत्व पता हो। तुम फालतू लोग यार मजाक उड़ाते हो। हम थोड़ी ऐसे किसी मैगजीन उठा के लेके आए, खुद का गजल है सुना रहे हैं। तभी एक फरमाइशी कहा लगा जैसे शीशी की आवाजों ने बीच में ही दबा दिया। बस ये डिस्कशन चले जाए, एक दफ्तरी शीशी आवाज लगाकर बोले, यार चुप हो जाओ। अब सडन इसको चुप कराने की क्या जरूरत थी? ये मामला ये था कि कमिश्नर साहब दफ्तर के अंदर पधार चुके हैं, इसलिए सबको इसने चुप करवा दिया। कह पर लगाई कि इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए। सब लोग चुप हो गए। कुछ देर का बकवा रहा, मतलब कुछ देर का साइलेंस रहा, जिसमें सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज तक पहुंच गई। ये जो वक्फा रहा, साइलेंस जो रहा, इस बीच में सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह की जो फाइल है एक मेज से एक टेबल से दूसरी टेबल तक ऑलरेडी पहुंच चुकी, जो अब तक पेंडिंग थी। सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया। उसका काम बन गया, फाइल पास होगी। ये सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया। और जिस साहब के मेज पर से फाइल गई थी, उस साहब के जेब में गर्मा गर्म 5 रुपए आ गया। वो साहब अपनी जेब को सहलाते हुए नहलाते हुए इस मीटिंग के अंदर आकर शामिल, जमघट के अंदर आकर शामिल हो गए, चाय पीकर शेरो शायरी सुनने के लिए। अब अजीत साहब जरा धीमी आवाज में अगला शेर सुनाने लगे। लोग लाइन में खड़े हैं और इन साहबों को शेरो शायरी की गजल की पड़ी है। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। अंदर से कमिश्नर साहब घंटी बजाए। प्यून बड़ी मुस्तैदी से जल्दी से अंदर गया, फिर उसी मुस्तैदी से आकर स्टूल पर बैठ गया। अब गया क्यों, आया क्यों, साहब घंटी बजाए क्यों? साहब को खिड़की के पर्दे ठीक करने थे, खुद साहब तो करेंगे नहीं, इसलिए पीएम से खिड़की के पर्दे ठीक करवाने के लिए साहब घंटी बजाए थे। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप लगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। साहब क्या किए, प्यून से पर्दा ठीक करवा लिए, फिर जितने फाइलें पड़े थे धड़ाधड़ सबके ऊपर सिग्नेचर डाल दिए, फिर बैग से रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन ताजा अंक जो है था तभी रिसेंट एडिशन निकाल कर पढ़ने के लिए निकाल दिए। लेटेशिया बल्ड्रिज का लेख की उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार, वे पढ़ चुके थे। आर्टिकल था लेटेशिया बल्ड्रिज के द्वारा लिखित इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है।
लेकिन जेना वो आर्टिकल पढ़ चुके थे। अब दूसरा आर्टिकल, और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रैडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। तो इसलिए जितने आर्टिकल थे उसमें एक आर्टिकल था हृदय शल्य क्रिया, हार्ट ऑपरेशन के बारे में। उन्हें जेडी रैडक्लिफ का आर्टिकल था, वो आर्टिकल पहले से फोल्ड करके रखे थे पढ़ने के लिए। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। 111 पेज निकालकर हार्ट ऑपरेशन की जो डिटेल उसको पढ़ते गए साहब। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। साहब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड के बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया साहब को। अब चल क्या रहा था बाहर वो भी देख लेते हैं। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आज शामिल हुए थे। तो कंपाउंड वॉल में पेड़ के नीचे जो लोग बैठकर बुलावे का इंतजार कर रहे थे, उनमें 4 सदस्य और आकर शामिल हुए थे। वो 4 सदस्य कौन थे? उनमें एक अधेड़ मर्द था, मतलब एक बूढ़ा आदमी था। उससे थोड़ा उम्र में ज्यादा एक औरत थी, और एक दुबला पतला सा लड़का और एक लड़की। ये 4 आकर वहां शामिल हो गए थे भीड़ में। अधेड़ मर्द ने क्या किया, पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी। ये अपनी पगड़ी निकालकर जट पंजाबी नीचे बिछा दिया, वो उसको टांगे फैला कर बैठ गया। एक और इसमें उम्र में बड़ी एक औरत बैठी थी और एक लड़की, जवान लड़की, और एक दुबला पतला लड़का खड़े होकर आजू बाजू के सामान को या आजू बाजू की चीजों को देख रहा था, निहार रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। यह अधेड़ मर्द की टांगे पूरी तरह खुल चुकी थी और ये इतने जोर से चिल्ला रहा था, आवाज इतनी ऊंची थी कि कंपाउंड के बाहर जाने वाले लोगों का ध्यान भी इसकी ओर खींचा हुआ चला रहा था। सब बड़े उत्सुकता से देख रहे थे, चिल्ला क्यों रहा है बंदा। वो बोलता हुआ साथ अपने घुटनों पर हाथ मार रहा था, जोर जोर चिल्ला रहा था, अपने घुटनों पर हाथ मार रहा था और हाथ मारते चिल्लाते क्या कह रहा था, सरकार वक्त ले रही है, 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। वो चिल्ला रहा था कि सरकार वक्त ले रही है, 10-5 साल में सरकार ये तय करेगी कि मेरी अर्जी जो है एप्लीकेशन वो मंजूर होगी या नहीं होगी। बोला सालो यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। बोला अबे सालो तुम लोग 10-5 साल में तय करेगा मैं अर्जी मंजूर होगी या नहीं, उधर यमराज भी तो हमारा काउंटडाउन कर रहा है। इधर पता चला कि अर्जी मंजूर होगी, उधर साला यमराज हमारी काउंटडाउन खत्म कर दी, तब तो हम कफन में दफन होंगे। तो खास अर्जी मंजूर करोगे तुम लोग। चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता होगी। जैसे ही आदमी चिल्लाया प्यून खड़ा हो गया, उसकी टांगे पुख्ता होगी और वो सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। ये इतने जोर से चिल्ला रहा था, अचानक चपरासी उठकर खड़ा हो गया। जो लोग लेटे हुए थे, लुढ़के हुए थे, वो सारी पीठ सीधी कर दी, सारे कस गए अपनी जगह पर, सबके सब। कई लोग उस पेड़ के पास आज जमा हुए। लोगों को ड्रामा देखने का बड़ा शौक है। कुछ लोग आकर वहां जमा भी होगी कि नौटंकी चल क्या रहा है देखने के लिए। आदमी को और भी हौसला बढ़ गया और भी जोर से चिल्लाने लगा। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। कितने साल से? 2 साल से अर्जी, लेकिन सालों को जमीन के तो गड्ढा दे दिया ना मुझे, अब उस गड्ढे के बदले और एक नई दूसरी जमीन दो। ये साले 2 साल से मेरी अर्जी को बस अड़चन लगा रखी है। मगर 2 साल से अर्जी
यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाए। 2 साल हो गए, मेरी अर्जी जो है यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी नहीं जा पाए। वो आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। जैसे महफिल में बैठकर वो लोग तकरीर करते हैं, वैसे वो आदमी एक तकरीर करने जैसे मजमे में बैठा हुआ है और बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये तकरीर कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था। अब तकरीर क्या था? इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है। अर्जी को इस कमरे से उस कमरे तक जाने में वक्त लगता है। इस मेज पर से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। ले लो सालो, जितना वक्त लेना है ले लो। लो, आज मैं पूरा घर वार समेट कर यहां आ गया हूं। सालो 2 साल के वक्त ले रहा हूं, जितना वक्त लेना है ले लो। पूरे घर के साथ आ गया हूं, सपरिवार। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी, वो भी 100 मूल्य का गड्ढा। इन सारे सरकारी दफ्तर के बाबू लोग 7 साल की भूखमरी के बाद मुझे जमीन दी, वो भी 200 मूल्य का गड्ढा। अबे साले उस गड्ढों में क्या बाप का अस्थियां गाड़ूंगा मैं? अर्जी दे रखी थी कि गड्ढों के बदले कोई जमीन दे दो, 50 मूल्य दो, लेकिन जमीन तो दो यार। घर वर बनाएंगे, गड्ढे में थोड़ी बाप दादा की अस्थियां गाड़नी है। उसमें क्या बाप दादा अस्थियां गाड़ूंगा? अर्जी दे रखी थी कि मुझे 100 मूल्य की जगह 50 मूल्य दे दो, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही। साले 7 साल की भूखमरी के बाद दिए, वो भी गड्ढा। अब जमीन की अर्जी देखी, वो 2 साल से वक्त ले रही। लेने तो मैं भूखा मर रहा हूं और अर्जी वक्त ले रही। इधर मैं भूखा मरते जा रहा हूं और मेरी अर्जी वक्त ले रही 2 साल से। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर चोरियां और आंखों में क्रोध। इतने जोर से चिल्ला और गाली किया तो चपरासी गुस्सा हो गया। उसके माथे पर रेखाएं हैं, आंखों में गुस्सा है। इसके पास आ गया चपरासी। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वो उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहां से बाहर। चपरासी भीड़ को हटाते उसके पास आया, बोला मिस्टर चिल्लाओ मत, निकले यहां से बाहर, हट। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चलो। जोर से हथियार लाठी नीचे मारा और चलो यहां से। चिल्ला रहा बैठ के, मिस्टर आज यहां से नहीं उठ सकता। ये आदमी भी अकड़ू था और उठेगा क्या बे? मिस्टर आज यहां से उठ नहीं सकता। वो आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला। टांगे थोड़ी फैली हुई थी और फिर चौड़ी कर दी टांगे। वो उठेगा नहीं क्या मिस्टर आज यहां से? यहीं पे बैठा रहेगा। मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। बोला हम यहाँ के बादशाह आज है, पूरा घर वर समेट कर आए हैं, उड़ेंगे थोड़ी। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों को जय बुलाता था। ये मिस्टर पहले देश के जो बेताज बादशाह बैठे हैं, अफसर लोग, बाबू लोग, उनको जय बुलाता था। अब वो किसी को जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है। अब हम किसी को जय नहीं बुलाते, किसी को सलाम नहीं ठोकते, हम खुद यहाँ के बादशाह हैं, अजाए हैं, बेदार बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है। बोला हम बेशरम में शर्म वरम को किलो लीटर रेट में बेच के खा गए हैं। हम बादशाह, हमको लाज शर्म बिल्कुल नहीं है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, समझे चपरासी बादशाह? तो समझा कि नहीं? हम बादशाह है, उठेंगे नहीं। अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी और गर्म हो गया। बोला चलता नहीं किसी का हुक्म, अभी पता चल जाएगा तुझे, तेरे ऊपर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बातें निकल जाएगी। जब पुलिस आएगी ना, निकल जाएगी सारी बादशाही तेरी। अभी आदमी अकड़ू था, बंदा जो है जट पंजाबी था, ये भी मानने वाला था, मानने वाला नहीं था। हाँ, बेदार बादशाह हंसा, तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी। बोला बे तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तो बोला पुलिस, बोला मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकाले मेरी बादशाही। बोला बुला के पुलिस तू? बोला आप तेरी पुलिस के सामने नंगा होकर बोलूंगा कि निकाले मेरी बादशाही।
हमने हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी तेरी पुलिस? देख भाई, 4 आए हैं हम, चारों के 4 बादशाह है। किस किस की बादशाही निकालेगी तेरी पुलिस? बोला। ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। ये मेरी भाई की बेवा है। तो देख, और 3 बादशाह मेरे साथ है। ये मेरे भाई की बेवा है, मतलब विधवा है, मेरी भौजाई। और ये उसकी लड़की। और ये भौजाई जो है उस भाई की बेवा है जिस भाई को पाकिस्तान में टांग को पकड़कर चीर दिया गया था। और ये जो बेटी, इसकी बड़ी बहन अब तक पाकिस्तान में रही, इसको लाया नहीं गया, ये उसका बेटा। तो बुला पुलिस को। आज किस किस की बादशाही तेरी पुलिस निकालेगी, पता चल जाएगा। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है, तो ले आ जाकर अपनी पुलिस कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। बुलाया ना पुलिस को, बुला, बोल पुलिस को आकर इन सब की बादशाही निकाल दी। सभी बादशाह है। कुत्ता साला, साला कुत्ता साला सुनकर सबराजी भड़क गया। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। अब इसका भड़ाक देखकर, चिल्लाना देखकर बाबू लोग बाहर आ चुके थे, भीड़ जम गई थी। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। अब चपरासी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कुत्ता बोल दिया उसको। वो तेज में उसे बाहों से पकड़कर घसीटने लगा, हाथ पकड़कर घसीटा उसको। तुझे अभी पता चल जाएगा कि कौन साला कुत्ता है। और साला मुझे कुत्ता बोलता है, अभी तुझे पता चल जाएगा कौन साला कुत्ता है। तो लगेगी ना, मैं तुझे मार मार कर ना भुतिया बना दूंगा। कुत्ता साला, अब पता चल रहा है कौन कुत्ता साला। और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी और गुस्से में बूट से एक ठोकर लगा दी उसको। ये जो बुढ़िया बैठी थी भौजाई, ये भाभी जी और वो लड़की, तो फिर ने जैसे ठोकर मारी, अब वो बुढ़िया और लड़के सहम कर बाजू में हो गए। और वो दुबला पतला लड़का खड़ा था, वो खड़ा होकर रोना शुरू कर दिया। अब बाबू लोग ये भीड़ भाड़ को देखकर भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। बाबू लोग शोर शराबा सुनकर आए और भीड़ को हटाते हुए चपरासी को उस आदमी के पास से हटा दिए। लेकिन चपरासी इतने में गुस्से में था कि फिर भी बड़बड़ाता रहा कि साला कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है, अभी तुझे पता चल जाता, अभी तुझे बता देता कौन साला कुत्ता है। तो अच्छा हुआ कि बाबू लोग आ गए। तो अब जट पंजाबी बोल रहा है गुस्से में, एक तुम ही नहीं, यहां तुम सबके सब कुत्ते हो। वो आदमी कहता रहा, तुम सभी कुत्ते हो। एक तुम ही नहीं है, तुम जितने हो सबके सब कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकारी कुत्ते हो, हमारे हड्डियां चूसते हो, हमारा खून चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा की दी हुई हवा पानी खाता हूं और उसकी तरफ से भौंकता हूं। उसका घर इंसाफ का घर है, परमात्मा घर इंसाफ का घर है और मैं उसकी रखवाली करता हूं, हिफाजत करता हूं। तुम सब उसकी इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो, तुम पर भोंकना हमारा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। तुम सब मेरे खुदा के इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो, तुम पर भोंकना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरे वाहिगुरु मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे असली बैर है, तुमसे असली बैरी दुश्मनी मेरी है। मेरा तुमसे असली बैर है, क्योंकि कुत्ते का बैर कुत्ता होता है। तुम भी कुत्ते हो, मैं भी कुत्ता हूं। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। बोला तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। मैं अकेला हूं और तुम बहुत सारे लोग हो, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मार मार के यहां से भगा दो, फिर भी मैं भौंकना बंद नहीं करूंगा। मेरा भौंकना तुम लोग बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, नूर मतलब चमक, मेरे वाहिगुरु का तेज है, वो जोश भी है, वो रोशनी भी है, वो चमक भी है। तुम मेरे भौंकना बंद नहीं कर सकते। मुझे जहां बंद कर दोगे मैं वहां से भौंकूंगा, जहां बंद करोगे मुझे वहां से भौंकूंगा और भौंक भौंक के तुम सालों के कान फाड़ दूंगा।
साले तलवे चाटने वाले कुत्ते, आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डियों पर मरने वाले कुत्ते, दो मिला कर जीने वाले कुत्ते, तो तुम साले मेरे ऊपर मुझे बंद करोगे? हैं? हमारी हड्डियां चूसते हो, झूठे पत्तल चाटने वाले कुत्ते, दो मिलाकर जीने वाले कुत्ते। यार कान में फट गया, खून निकल गया। कोई एक बाबू साहब थे, बोले जनाब हम पर रहम कीजिए। अब कान से फटा नहीं यार, खून निकल गया, थोड़ी से रहम कीजिए, दया कीजिए हम पर। और ये जो संतवाणी आप सुना रहे हैं थोड़ा बंद कीजिए, ठीक है? और पूछे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और केस क्या है? तो बताइए जनाब आपका नाम क्या और केस क्या है? अब जज बंदे बोला मेरा नाम है 1226/7। बोला मेरा नाम 1226/7, 1226/7। और ये नाम भी तुम्हारी सरकार दफ्तर से ही मिला है मुझे। इन कुत्तों ने मेरे माँ बाप जो नाम रखे थे ना, तुम्हारे सरकारी कुत्तों ने खा लिए साले मेरे ओरिजिनल नाम को। अभी सरकारी दफ्तर से ये नाम मिला हुआ है 1226/7। अब मेरा यही नाम है 1226/7, परमात्मा का कुत्ता। याद कर लो, डायरी में नोट भी कर लो। तब किसी साहब ने बोले कि बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना, तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। कोई एक बाबू साहब बोले कि बाबा जी अब आज चले जाइए, कल या परसों आ जाइए, आपकी कार्रवाई जो है अर्जी की कार्रवाई तो तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब इसका दिमाग तो फिरा हुआ था जट पंजाबी का। बोला था इधर मैं भी तकरीबन पूरा हो चुका हूं, और तुम्हारा ये जो तकरीबन है ना, ये दफ्तर तक ही रहेगा, और मेरा तकरीबन कफन में दफन हो जाएगा। एक तरफ सरकारी हुनर है, दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। तुम्हारी ये तकरीबन दफ्तर में तो रह जाएगा और हम कफन में दफन हो जाएंगे। देखते हैं पहले कौन पूरा होता है, आपकी कार्रवाई पूरी होती है या फिर मैं पूरा हो जाता हूं। कहना हमें आप पर भी यकीन है, हमें मौत पर भी यकीन है, हमें आप पर भी यकीन है, हमें मौत पर भी यकीन है। देखना तो ये है कि पहले मौत आती है या पहले आप। हमें दोनों का इंतजार है। अच्छा जो आएंगे आएंगे, कार्रवाई पूरी होगी या फिर मौत में हम दफन हो जाएंगे, वो भी देख लेंगे। सालों ने सारी पढ़ाई, इतने साले इतने सारा पैसा खर्च करके 2 लफ्ज इजाद करके आए हैं बाहर, हैं 2 वाली सीख कर बाहर आए हो, शायद और तकरीबन, ये 2 लफ्ज इजाद करके बाहर आए हो तुम लोग। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं, तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 2 लफ्ज इनको आता है, या तो शायद या फिर तकरीबन। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, और तकरीबन से निकालो शायद में गर्व कर दो। बस यही बात सुनते आ रहा हूं मैं 2 साल से। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात पूरी होगी, इन्वेस्टिगेशन 3-4 महीने में इन्वेस्टिगेशन पहले पूरी होगी, तहकीकात। शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। अब तहकीकात पूरी होने के बाद रिपोर्ट आने के लिए महीने 2 महीने लगेंगे, रिपोर्ट भी आएगी। मैं आज शायद और तकरीबन घर पर छोड़ा, ये जो शायद तकरीबन लगा रखे ना तुम लोग, ये घर पर छोड़ा आया हूं। मैं यहां बैठा हूं और यहीं बैठा रहूंगा। मेरा काम अगर होना है आज ही होगा, अभी होगा। ये शायद तकरीबन सुनने के लिए नहीं आऊं मैं यहां पे। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं, देखो लाइन में और भी खड़े हैं चुपचाप। ये सब तुम्हारे ग्राहक, इनको सुनाओ शायद और तकरीबन। मुझे नहीं, मेरा काम होना है तो आज ही होना है, अभी होना है, बस। बाबू लोग अपने सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। अब बाबू लोग को लगा ये बंदा जो है अकड़ू है, ये मानने वाला नहीं है, अब इसको हम नहीं समझा सकते। तो बाबू लोग एक एक दफ्तर के अंदर चले गए और बोले बैठा रहने दो, बकता बगने दो, साला बदमाश से काम निकालना चाहता है,
बाबू लोग चिड़िए बोले बैठा बैठे रहने दो यार, इसको बकता है तो बकने दो, साला बदमाशी करी काम निकालना चाहता है, लेट हिम बार्क हिमसेल्फ टू डेथ, मरने के लिए छोड़ दो कुत्ते को, चलो भूखता भूखने दो इसको। चले गए बाबू लोग। बाबुओं के साथ चपरासी बड़बड़ाता हुआ और अपने स्टूल पर लौट गया। चपरासी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर चला गया। बाबू लोग चले गए। मैं साला का दांत तोड़ देता। बाबू लोग तो हकीम लोग हैं, उनकी बात माननी पड़ती, अभी पर बता देता इसको कुत्ता साला कौन है। बूढ़ी बाबा शांति से काम लो। भीड़ में से कोई आदमी समझा इस बंदे को, अरे बाबा तो नहीं चिल्लाते, दफ्तर है, शांति शांति से काम लो, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है। बोले यहाँ पे मिन्नत रिक्वेस्ट मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती, तुम धो जमा रहे हो, धौंस नहीं चलती यहाँ पे। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। ये आदमी तो बैठा था खड़ा हो गया, तो चलेगी नहीं क्या? मगर परमात्मा हुकुम हर जगह चलता है, चलेगा नहीं हुकुम, ये परमात्मा हुकुम है, मैं परमात्मा कुत्ता हूं, परमात्मा हुकुम हर जगह चलता है। वो अपनी कमीज उतारता हुआ बोला और परमात्मा के हुकुम से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। ये मेरा परमात्मा हुकुम है, आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के दफ्तर में जाएगा। आज वो नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा, आज वो बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा। बोला साहब का डंडा खाएगा, बूटों की ठोकरें खा के परमात्मा कुत्ता जान दे देगा, लेकिन वो किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, लेकिन किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, किसी को पैसा भी नहीं देगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहेगुरु की पूजा करता है वो और इससे पहले कि वो अपने कहे को की में परिणत करता, तो ये बंदा जो है जो वाहेगुरु की पूजा करता है जट पंजाबी, इससे पहले कि जो बोल रहा है सचमुच कर दे, साला नंगा होकर कमिश्नर साहब के ऑफिस में चला जाएगा, इससे पहले लोग उसके दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए, तहमत के ऊपर जो टावल के ऊपर मारा अपना हाथ, वो दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। अभी बंदा जो है अपने हाथों को छुड़ाने के लिए संघर्ष करता रहा और फिर बोला इन लोगों को, मुझे जाकर पूछने तो दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए इन्हें आजादी दिलाई थी कि वे आजादी के साथ इस तरह संभोग करे। बोला है तुम लोग तो जाते नहीं हो, मतलब मुझे तो जाके पूछने दो। अब गांधी जी ने आजादी क्यों दिलाई थी? इस तरह आजादी के संभोग करने के लिए, इन लोगों के द्वारा उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाए, गांधी को बदनाम करे, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करे, गांधी को टके टके की फाइलों में बांधकर जलील के अपमानित करे, लोगों के दिलों में उनके लिए नफरत पैदा करे। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। आदमी के शरीर पर कपड़े देखकर इन लोगों को बात समझ में नहीं आती, इसलिए कपड़े निकाल कर जाऊंगा और बताऊंगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो, और लाज शर्म उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो कह चुका हूं कि मैं इंसान नहीं कुत्ता हूं, और कुत्ते को लाज शर्म नहीं हूं। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। इतना सारा शोर शराबा होने के कारण एक दहशत सी, एक आतंक फैल चुकी थी और कमिश्नर साहब बाहर आ चुके थे। वे माथे की त्यूरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच आ गए। कमिश्नर साहब जो माथे के ऊपर लाइन उसको और भी गहरा करते हुए, गुस्सा होते हुए भीड़ के बीच में आए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? उस आदमी से पूछिए। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ, क्या चाहते हो तुम? बंदा बोला, आपसे मिलना चाहता हूं साहब। कमिश्नर साहब के नजर में नजर मिलाकर, आंख में आंख मिलाकर बोला, आपसे मिलना चाहता हूं साहब। 100 मूल्य का एक गड्ढा मेरे नाम अलर्ट हुआ है, वो गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूं। बोले 100 मूल्य गड्ढा मुझे अलर्ट हुआ है, 100 मूल्य जमीन की जगह, वो गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूं ताकि आप उस गड्ढे में एक तालाब बना दे
लोग शाम को आके उस तालाब में मछलियां मारा करें, या कोई तहखाना ही बना दे जहां मेरे जैसे कुत्ते अगर भूखेंगे उनको उस तहखाने में बंद कर दीजिए। और क्या करना है, ज्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। साहब ने कहा ज्यादा बकबक मत करो, तो अपना केस जो है वो लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास। बोले जनाब मेरा केस मेरे पास है कहाँ, 2 साल से तो आपके पास है, सरकार के पास है, मेरे पास थोड़ी है। मेरे पास अपना शरीर और ये 2 कपड़े हैं, मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर है और ये 2 कपड़े हैं तन ढकने के। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें आज उतार देता हूं। 4 दिन के बाद ये कपड़े भी नहीं रहेंगे, इसलिए आज इन कपड़ों को भी उतार देता हूं। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। ये कपड़े भी निकल जाने के बाद सिर्फ रहेगा 1226/7, और उसे मार मार कर परमात्मा के हुजूर में पेश कर दिया जाएगा, मुझे खत्म कर दिया जाएगा। ये बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। साहब जी बोले अरे ये बकवास बंद कर और मेरे साथ अंदर आ जाओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वो आदमी भी कमीज कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। पहले तो कमीज खोल रखा था, जैसे कमिश्नर साहब अपने दफ्तर में गए उनके पीछे पीछे ये भी उस कमीज को कंधे के ऊपर डाला और साहब के पीछे पीछे कमरे में चला गया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। इस बंदे ने 2 साल से दफ्तर में चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामद करता रहा, दूसरों को खुशामद करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, किसी ने भी बात नहीं सुनी। वास्ते वाहेगुरु का वास्ता देता रहा, फिर भी किसी ने बात नहीं सुनी। आज देखो चिल्लाया, काम बन गया। यही होता है, चिल्लाओगे नहीं तो भीड़ में रह जाओगे। काम अगर करवाना है तो चिल्लाओ, तभी अगर काम बनेगा। जब चिल्लाया काम बन गया। चपरासी ने उसके लिए चिप उठा दी। अब चपरासी क्या औकात है, जैसे आप बुला दिए उसने भी चिप उठा दी और लकड़ी उठा दी, और वो कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। ये कमिश्नर साहब के दफ्तर में चला गया। घंटी हुई, उस फाइल के संबंध सारे अफसरों को बुलाया गया। सारे अफसर आए, धड़ाधड़ फाइल चलने लगी। जो फाइल 2 साल से एक कमरे से और एक कमरे तक जा नहीं पा रही, तो सारे फाइल धड़ाधड़ चलने लगी। काम बन गया। आधे घंटे के बाद बेताज बादशाह की तरह बाहर मुस्कुराता हुआ आ गया। अब बाहर भीड़ है, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं उसकी भोज। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वो फिर बोलने लगा। बाहर जो भीड़ थी उनकी उत्सुक एक्साइटमेंट आंखें उसको देखने लगी। तब उनसे कहा इसने, चूं की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। बोले अरे यार तुम चूं की तरह मुझे क्या बिटर बिटर देख रहे हो, देखने कुछ होता नहीं है। भोगो कुत्ता हूं, भोगो, है कि नहीं? इतना भोग कि सालों के कान फट जाए, वरना तुम्हारा काम कभी होगा नहीं, है ना? उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ा इंतजार कर रही थी। इसकी भाभी जो है भौजाई, वो गेट के पास दोनों बच्चों को लेकर खड़ी थी। बेताज बादशाह, भतीजा और भतीजी कंधे पर हाथ रखकर सचमुच बेताज बादशाह की तरह बाहर निकल गया। काम बन गया। हैदर हो तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो, मतलब इज्जतदार हो, इज्जत प्यारी है तुम लोगों को, तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो, हैं? दफ्तर का चक्कर काटते रहो, अर्जियां टाइप करवाते रहो, नल का पानी पीते रहो और यहां लाइन में खड़े रहो। नहीं, अगर इज्जतदार हो तो ऐसे ही खड़े रहोगे, सालों साल खड़े रहोगे। बेहिया बनो यारो, बेहिया बनो, भोको कुत्तो भोको, इतना भोको सालों कान फट जाए, तब जाकर तुम लोग काम बनेगा। इज्जतदार बने रहोगे, यही लाइन में खड़े रहोगे, अर्जियां टाइप करवाते रहोगे, नल का पानी पीते रहोगे, काम बनेगा नहीं। बरसों बरसों तक ऐसे ही खड़े रह जाओ।
वो सा रुका और जोर से हंसा। बोला बेहिया की बरकत है। तो कहते हैं यारो बेहिया हजार बरकत है। बोला बेहिया बनो, ये 1000 गुना बेहतर है। हरजाई से कुछ नहीं होता, इज्जतदार से कुछ नहीं होता। बेहिया बनो और मेरी तरफ भूगो। बेचारा तूफान की तरह आया था, साइक्लोन की तरह चला गया। तूफान जाने के बाद जैसा और सन्नाटा हो जाता है, अब ऑफिस दफ्तर का जो एटमोस्फेयर वैसे ही बन गया था, चारों ओर सन्नाटा। ड्रामा खत्म हो गया। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। चारों ओर और भी साइलेंस, निस्तब्ध छा गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी अपनी जगहों पर चली गई। जो भीड़ थी अपनी जगह चली गई, ड्रामा खत्म हो गया नोटों की, तो भीड़ अपनी जगह चली गई। फिर से चपरासी की टांगे फिर स्टूल पर झूलने लगी। ये चपरासी चुपचाप फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चारों मातम, सन्नाटा। सामने कैंटीन का लड़का, अब बाबू की दिमाग गर्म हो गया, तो सामने से कैंटीन का लड़का जो है कमरे में एक सेट चाय ले लिया। बाबू लोग थोड़ा रिफ्रेश होंगे, दिमाग गर्म कर दिया इस बंदे ने। अचानक उसकी मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज के साथ साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। अचानक उसकी जो मशीन जो है फिर से चलने लगी, टिक टिक की आवाज आने लगी। बाप का नाम, माँ का नाम, गांव का नाम, तुम्हारा नाम, केस, ये वो चलने लगी। और लड़का उस मुड़ी पर बैठकर फिर से रिपीट करने लगा जो अंग्रेजी लाइन। PEN पेन, पेन माने कलम। HEN हैन, हैन माने मुर्गी। DEN डैन, डैन माने गुफा। फिर जैसा का वैसा, क्योंकि वो कुत्ता था भूखा। बाकी लोग जो लाइन में खड़े थे ये तो अपने आप को इंसान मानते थे, ये तो भूख नहीं सकते, इसलिए सालों साल लाइन में खड़े थे और शायद लाइन में खड़े रहेंगे भी। उम्मीद करता हूं तुम लोग कहानी को अच्छी तरह समझ चुके होगे। सो हैव अ नाइस टाइम, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।